जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान है। आप सेहत टॉक्स देख रहे हैं। आप सबको सेहत टॉक्स में खुशामदीद। यहाँ हम मुस्तनद मालूमात के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने की कोशिश करते हैं ताकि आप हेल्थ के मामले में अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। मेरे साथ रब्ता करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरे साथ ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान और यूएई में मैं लाइसेंस्ड हूँ प्रैक्टिस के लिए एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा उन्वान है कि कोविड-19 के हवाले से क्या अपडेट्स हैं डब्ल्यूएचओ की तरफ से, और जो नया वायरस है, नया स्ट्रेन है, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं और वो क्या तरीके से अफेक्ट कर रहा है दुनिया भर में। तो पिछले 7 दिन के हवाले से हम कुछ डिस्कशन अपडेट करेंगे डब्ल्यूएचओ के हवाले से कि हम क्या इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से हासिल हो पा रही है। होता ये है कि रॉयटर्स और डब्ल्यूएचओ डेटा कलेक्ट करता है और हर हफ्ते वो लोग रिलीज़ करते हैं डेटा तमाम ममालिक से लेके। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबली दुनिया भर में तकरीबन 572,239,451 टोटल केसेस 29 जुलाई तक रिपोर्ट हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस हिसाब से 6,390,401 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं दुनिया भर में, और करोड़ों की तादाद में वैक्सीन भी लग चुकी हैं। बावजूद इसके मुसलसल नए नए वायरस के स्ट्रेन्स हमें नज़र आ रहे हैं, और ये सिचुएशन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हमारा मकसद आज की इस सिटिंग का ये है कि आपको कुछ अवेयरनेस दी जाए कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, किस तरीके से वायरस दुनिया में फैल रहा है और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे रब्ता कायम रहे और बहुत ज़रूरत हम आपके काम आ सकें। तो बढ़ते हैं ब्राउज़र की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास डेटा हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल डेटा, जो कि नंबर ऑफ़ केसेस और नंबर ऑफ़ डेथ्स के हवाले से डब्ल्यूएचओ ने रिलीज़ किया है डेटा। अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस पे नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि देयर इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड। दुनिया भर में तेज़ी से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि सबसे इस वक्त वर्स्ट अफेक्टेड है यूरोप का रीजन, जिसमें हमें एक ये वाज़ेह ट्रेंड नज़र आ रहा है, और इस वक्त तक यहाँ पर तकरीबन जो केसेस हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो अमेरिकाज़ का रीजन है, अमेरिकाज़ के रीजन के अंदर भी हमें एक सीधा अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो कि पिछले जून से स्टार्ट हुआ है और अभी तक मज़ीद येलो लाइंस इंक्रीज़ हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया का रीजन हमें देखते हैं, लेकिन इसमें हमें इंक्रीज़ तो नज़र आ रहा है, लेकिन उतना इंक्रीज़ नहीं है जितना कि बाकी रीजन्स के अंदर हुआ है। सेम गोज़ फॉर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ पे पाकिस्तान भी शामिल है। जिन रीजन्स में वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन एक अपर ट्रेंड अभी हम देखेंगे जिस तरह हमें नज़र आएगा। तो नंबर ऑफ़ केसेस की तादाद में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन थोड़ा सा कम है, लेकिन ये देखिए कि 3% वीकली चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अफ्रीकन रीजन में सबसे कम केसेस हमें नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पे एक डिक्लाइन है केसेस के अंदर, जो कि 23% डिक्लाइन है पिछले एक हफ्ते के अंदर। इसी तरीके से वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर हम देख रहे हैं कि 52% केसेस इंक्रीज़ हो गए हैं पिछले एक हफ्ते के मुकाबले में, और साउथ ईस्ट एशिया में यही इंक्रीज़ तकरीबन 13% तक बन रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो डिक्लाइन था, अभी इंक्रीज़ होने के बाद पिछले हफ्ते में 19% केसेस में कमी देखी गई है, और यही कमी हमें अमेरिका इस रीजन में भी नज़र आ रही है कि तकरीबन 11% केसेस में कमी आई है। लेकिन बजाते खुद रीजन जितने बड़े हैं कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं, डेथ्स के अंदर जो ट्रेंड है वो हमें देखना ज़रूरी है कि जो अमेरिकाज़ का रीजन है उसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स हमें इंक्रीज़ होती नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि ये नंबर ऑफ़ स्लाइड इंक्रीज़ है, लेकिन कंपेयर टू द केसेस इंक्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोग, उसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड लोग, और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक खुशी की बात है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जब हम देखते हैं रीजन वाइज, तो हमें ये कलर कोडिंग से अंदाज़ा होता है कि कौन कौन से रीजन्स वर्स्ट अफेक्टेड हैं। जैसे कि इस वक्त हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जो लास्ट 7 डेज़ में रिपोर्टेड हुए केसेस, उसमें जैसे हमने देखा कि थोड़ा सा डिक्लाइन अमेरिकाज़ में हमें नज़र आया है, और जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया है, लेकिन ये वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है।
इसके अलावा इंडिया की बात करें, इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि एक स्टैटिक डिक्लाइन और फिर एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है हमें नंबर ऑफ़ डेथ्स में और केसेस में भी। लेकिन जो रीजन है ब्राज़ील का, वहाँ पे हमें ये अपवर्ड डिक्लाइन, अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है केसेस के अंदर। इसी तरीके से फ्रांस है, जर्मनी है, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और केसेस में भी हमें 28 जुलाई के बाद से पिछले 2 दिनों में कुछ डिक्लाइन नज़र आया है। लेकिन जो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ केसेस हैं पिछले 7 दिनों में, उनमें हमें जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है हमें एक अप एंड डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि वायरस मौजूद है, वो अप एंड डाउन चल भी रहा है, लेकिन उसके नंबर ऑफ़ केसेस अभी इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। मे बी टेस्टिंग का भी इशू हो सकता है, तो हम इसके बारे में ये नहीं बता सकते। पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और WHO के हवाले से जो रीजन्स हैं उनके अंदर जो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मेजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम थोड़ा देखते हैं। पाकिस्तान जिस रीजन में आ रहा है उसमें पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मेजर्स के हवाले से मोस्ट सीवियर से एक कम लेवल पे वो इस वक्त मेजर्स रिकमेंडेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि सीवियरिटी इंडेक्स में पाकिस्तान में जून और जुलाई में इस वक्त कलर कोडिंग डार्क होती चली जा रही है। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी एक्सपेक्टेड हैं। डोमेस्टिक मूवमेंट के अंदर इतनी अभी मुश्किल नहीं है, गैदरिंग्स में भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर और स्कूल खुलने के बाद वहाँ पे केसेस के बढ़ने का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और मास्क की रिकमेंडेशन अभी भी मौजूद है। तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ मस्ट कंटिन्यू, हम अपने आप को सेफ्टी भी रखें, हम अपने आप को, अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करें और ख़ुद को प्रोटेक्ट करें और ये ज़रूर मैनेज करें कि लाइफ मस्ट गो ऑन, बिज़नेस चलता रहे, स्कूल चलते रहें और प्रोटेक्शन भी अपनी जारी रहे। इसी तरीके से हम थोड़ा सा वायरस के बारे में अब बात करते हैं कि वायरस की क्या इस वक्त सिचुएशन है, कौन सा वायरस है, कौन सी म्यूटेशन है और इसके क्या इम्पैक्ट्स हम पर आ सकते हैं। तो जब हम देखते हैं वायरस की सिचुएशन, तो हमें मालूम होता है कि BA.5 वेरिएंट दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त USA में 82% केसेस जो आ रहे हैं वो ग्लोबली भी वो BA.5 वेरिएंट के हैं और ये इस वक्त मोस्ट डोमिनेंट स्ट्रेन बन चुका है और ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है। इसका एक सब वेरिएंट भी है BA.2.75, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी अभी बात करेंगे। इस वायरस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट करता है, यानी इसकी जो फैलाव है वो बहुत तेज़ है और इसका जो रीज़न है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है इम्यून इवेजन। होता ये है कि जब आपने वैक्सीन लगाई तो वैक्सीन ने आपके अंदर एक एंटीबॉडी पैदा की, उस मुदाफ़ियत ने पहचानना है वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को जिनसे आके उसने आपके जिस्म में अटैच होना है और उसको किल कर देना है। लेकिन जो म्यूटेशंस आ रही हैं तो वो जो स्पाइक प्रोटीन्स की शक्ल है उसमें तब्दीली आती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपकी जो मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं वैक्सीन की वजह से वो उसको पहचानने में मुश्किल उन्हें हो रही है और वायरस फिर भी अटैक कर देता है। लेकिन जनरली चूँकि वायरस की शक्ल एक ही है तो लिहाजा वो एंटीबॉडीज़ कुछ इफ़ेक्ट तो रखती हैं, तो वायरस का इतना सीरियस अटैक नहीं हो पाता जो कि एक्सपेक्टेड है। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है? इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हम ये समझ लें कि अगर वैक्सीन लगी भी है हमको तो हमारे चांसेस बेहतर हैं उस आदमी के बनिस्बत जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई, यानी वायरस के ख़िलाफ़ बिल्कुल ही प्रोटेक्शन नहीं है, तो वायरस जनरली मर ही नहीं सकता। स्पाइक प्रोटीन्स तो एक अलग चीज़ आ गई कि उसके अंदर फैक्टर है, तो लिहाजा वैक्सीनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ हमें नज़र आता है। अब हम देखते हैं कि WHO ने और CDC ने अभी BA.2.75 को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। मई में इंडिया में ये वायरस डिटेक्ट हुआ BA.2.75, उसके बाद दर्जनों कंट्रीज़ में ये अब तक फैल चुका है और इसका नाम अनऑफिशियली सेंटोरस रखा गया है। अब इसमें जैसे मैंने अभी जिक्र किया मल्टीपल म्यूटेशंस हैं इस वायरस के अंदर, जीन्स जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो कि इस वायरस को मुसलसल बॉडी की इम्यूनिटी से इवेट कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो पर्पल कलर की कोडिंग है ये हमें मुख्तलिफ साइट्स पे ये पर्पल कलर की म्यूटेशंस नज़र आ रही हैं, तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं वायरस के जीनोम के अंदर, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इवेट कर सकता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने की
कि जब वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और बहुत सारे लोगों को ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, लोगों ने वैक्सीनेशन भी लगवाई हुई है, लेकिन उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। टीबी के पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, थायराइड डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं। जनरली ये वो समझी जाती हैं वो कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे लोगों में ये वायरस फैलेगा तो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी डाउन है बावजूद वैक्सीनेशन के, उनके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं है, तो वो उनके बीमार होने का चांस ज़्यादा है। और माशरे की ज़िम्मेदारी है कि अपने उन लोगों को संभाले जो वायरस के ख़िलाफ़ मुदाफ़त नहीं रखते। तो इसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया, हर्ड इम्यूनिटी में एक रेवड़ होता है। रेवड़ के अंदर बहुत कम चांस है कि आप वो बकरे को सेलेक्ट करेंगे जो सेंटर में मौजूद है उस रेवड़ के। आप साइड से किसी को निकाल लेंगे, लेकिन सेंटर में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बंदा है उस पूरे ग्रुप के अंदर, वायरस उस तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल बनना चाहिए। और वो इसलिए हो सकता है कि वो जो इम्यून कॉम्पिटेंट लोग हैं, सारे के सारे एक्टिव हेल्दी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है, उन लोगों में ही आके वायरस दम तोड़ जाएगा और आगे बढ़ना, सेंटर तक पहुंचना, उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल होगा। यही वो थॉट है जिसकी बेस पे पोलियो वैक्सीनेशन की जाती है कि हर्ड इम्यूनिटी होगी। जितने ज़्यादा लोगों को माशरे में वैक्सीनेशन हो जाएगी, सोसाइटी में हो जाएगी, उतने कम चांसेस होंगे कि वो वायरस जो है वो मज़ीद उन लोगों तक पहुँचे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि जैसे जैसे स्कूल्स खुलेंगे, अभी साल का एंड हो रहा है, गर्मियाँ ख़त्म होंगी, ऑटम आएगा, फिर विंटर सीज़न स्टार्ट होगा, 2022 ख़त्म होगा, 2023 का आगाज़ होगा। स्कूल खुलेंगे और इसके स्कूलों के खुलने के बाद बच्चों में ये डिज़ीज़ फैलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे अपने आप को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे हमने अभी देखा कि जो पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो टेबल है WHO का, वो ये बता रहा है कि इस वक्त मोस्ट सीवियर रिस्ट्रिक्शन से एक लेवल कम पे हम खड़े हैं। और दो नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ही केसेस दुनिया भर में फैल रहे हैं और जो ट्रेंड नज़र आ रहा है उसको देखते हुए WHO ने यही रेकमेंड किया है कि हम अपने आप को बचाएँ। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, सेफ़ रहें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर डिसलाइक करना है तो हाज़िर हैं, हम मज़ीद अच्छी तब्दीलियाँ इसमें लेके आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारों तक शेयर कीजिए और महफूज रहें। थैंक यू वेरी मच।